हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का, समझने का। तो फटाफट से वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता आपके एक छोटे से कदम से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ये सभी आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। प्यारे दोस्तों, जो सक्सेस माइंडेड ठाना है, सफलता आपको दिलाना है, तो इसी उद्देश्य से वीडियो तैयार की गई है। और ज़रूरत इस बात की है कि आपका सपोर्ट मिले, आपका प्यार मिले, क्योंकि द सक्सेस माइंड आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का मादा रखता है। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सुबह 11 बजे हमारी जो वीडियो दी जाती है वो भूगोल से संबंधित होती है। दोपहर 2 बजे संविधान से संबंधित और रात में 8:05 पर आपको हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं भूगोल के अंतर्गत यानी विश्व के भूगोल पे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कौन सा इस्थमस एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। बात समझ में आई दोस्तों? कौन सा इस्थमस एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है? आपका पहला विकल्प है सुएज द्वीप का स्थल जल डनमध्य, दूसरा कह रहा है पनामा द्वीप का स्थल डम मध्य, और तीसरा कह रहा है लाड्यून द्वीप का स्थल डम मध्य, और चौथा कह रहा है कैटालीना द्वीप का स्थल डम मध्य। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि कौन सा इस्थमस एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नों से जुड़िए, प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आप संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कौन सा इस्थमस एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि सुएज का स्थल जब मरुमध्य एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है तथा इसी क्षेत्र में सुएज नहर भी स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुएज द्वीप का स्थल डमरूमध्य। ठीक है दोस्तों, सुएज द्वीप का स्थल डमरूमध्य यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अक्ष में झुकाव का प्रमुख कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अक्ष में झुकाव का प्रमुख कारण होता है? विकल्प क्या कह रहा है? पृथ्वी का चपटा गोलाकार आकार, स्थलीय समुद्री गोलार्धों के बीच का अंतर, महासागरीय धाराएं या फिर ज्वारीय बल। समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अक्ष में झुकाव का प्रमुख कारण माना जाता है? विकल्प क्या कह रहा है कि पृथ्वी का चपटा गोलाकार आकार, स्थलीय और समुद्री गोलार्धों के बीच का अंतर, महासागरीय धाराएं या फिर ज्वारीय बल। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, जिसने पृथ्वी की घूर्णन धुरी को तिरछा बनाए रखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वारीय बल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वारीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में जिस अक्ष के झुकाव का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय बल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वारीय बल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बलों को ही ज्वारीय बल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? पहला कह रहा है बंगाल की खाड़ी, दूसरा हडसन की खाड़ी, तीसरा ब्लैक सी की खाड़ी, और चौथा कह रहा है सैंड खाड़ी जो कि जिब्राल्टर में स्थित है। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, लाजवाब प्रश्नों की सीरीज चल रही है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ब्लैक सी की खाड़ी या फिर सैंडी खाड़ी जिब्राल्टर। तो यार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी एक ऐसी खाड़ी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के कितने चंद्रमाओं के बराबर होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के कितने चंद्रमाओं के बराबर होता है? आपके विकल्प है 2.7 लाख,
बी विकल्प है 27 लाख, सी विकल्प है 270 लाख, डी विकल्प है 2700 लाख। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वह पृथ्वी के कितने चंद्रमाओं के बराबर होता है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? लाजवाब प्रश्न है। अगर आपके अंदर सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ एक बात मैं फिर बता दूं कि मैं हर वीडियो में आपको बताने की प्रयास करता हूं प्यारे दोस्तों कि अगर आपके अंदर धैर्य है, आत्मविश्वास है और आपकी मेहनत अच्छी है तो सिलेक्शन आपको रोक नहीं सकता दोस्तों। सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग दो, सफलता जब तक ना मिले नींद चैन को त्याग दो, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो, यूं ही करने वाले की हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने चंद्रमाओं के बराबर होता है? आपका विकल्प है 2.7 लाख, 27 लाख, 270 लाख, 2700 लाख। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का द्रव्यमान 27 मिलियन चंद्रमाओं के बराबर होता है। 27 मिलियन का मतलब हो गया 270 लाख। तो 270 लाख आपके सी विकल्प में दे रखा है दोस्तों, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भौगोलिक संदर्भ में एक पेन प्लेन है। पहला विकल्प है नदी के अपर्दन से निर्मित एक निम्न उभार वाला गैर निर्माणात्मक मैदान। दूसरा कह रहा है रेगिस्तान में पेडिमेंट्स के संलयन से निर्मित एक विस्तृत मैदान। और तीसरा कह रहा है नदी के निकट निम्न भूमि का एक क्षेत्र जो मुख्य रूप से नदी तलछट से बना है। डी विकल्प कह रहा है चूना पत्थर जैसे घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित एक परिदृश्य। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भौगोलिक संदर्भ में एक पेन प्लेन क्या होता है? तो पेन प्लेन की बात करें तो पेन प्लेन एक अत्यधिक अपक्षय और अपर्दन के बाद बना हुआ लगभग समतल निम्न ऊंचाई वाला विस्तृत मैदान माना जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? इसी के अकॉर्डिंग उत्तर दिया है कि नदी के अपर्दन से निर्मित एक निम्न उभार वाला गैर निर्माणात्मक मैदान। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भौगोलिक संदर्भ में पेन प्लेन क्या है। तो पेन प्लेन है प्यारे दोस्तों नदी के अपर्दन से निर्मित एक निम्न उभार वाला गैर निर्माणात्मक मैदान। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प है पीली नदी, यांगटीसी कियांग नदी, सी विकल्प है मेकांग नदी और डी विकल्प है लीना नदी। बात समझिए दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी मानी जाती है? विकल्प कह रहा है पीली नदी, यांगटीसी कियांग नदी, मेकांग नदी या फिर लीना नदी। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे, देखें कि आप कितने सही प्रश्न को उत्तर दे पाते हैं। दोस्तों हमारा ध्यान आपको इस तरफ केंद्रित करना होता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है। प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और लोगों को भी चैनल से जुड़िए ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे दोस्तों तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो व्यूज़ तो जानी चाहिए दोस्तों। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पीली नदी, यांगजी कियांग नदी, मेकांग नदी, लीना नदी। ये आपके प्रश्न था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यांगजी कियांग नदी, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यांगजी कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितने वर्ष का समय लगता है? बहुत आसान प्रश्न है। सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितने वर्ष का समय लगता है? विकल्प क्या है? 25 मिलियन वर्ष, 100 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष या फिर 500 मिलियन वर्ष। तो सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितने वर्ष का समय लगता है? दोस्तों सूर्य को हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है वो 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है। इस समय की अवधि को हम क्या कहते हैं? गैलेक्टिक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको कितना वर्ष होगा? 250 मिलियन वर्ष। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो 250 मिलियन वर्ष है इसको हम गैलेक्टिक वर्ष के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसको हम गैलेक्टिक वर्ष, ठीक है, गैलेक्टिक वर्ष और किस नाम से जानते हैं? कॉस्मिक वर्ष के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं? कॉस्मिक वर्ष के नाम से भी जानते हैं।
ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है IUCN का सातवां क्षेत्रीय संरक्षण फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है दोस्तों, IUCN का सातवां क्षेत्रीय संरक्षण फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? आपके विकल्प क्या है? भारत, पाकिस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड। तो IUCN का सातवां क्षेत्रीय संरक्षण फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? भारत, पाकिस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड। भारत, पाकिस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड। पहले दोस्तों आपको बता दूं, IUCN का जो सातवां एशियाई क्षेत्रीय संरक्षण फोरम है वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो ये इस्लामाबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद में आयोजित किया गया है। तो ये इस्लामाबाद पड़ता कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि IUCN का सातवां क्षेत्रीय संरक्षण फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में किया गया है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन रूप से किस अन्य देश तक फैली हुई है? मतलब दोस्तों, पावर ऑफ साइबेरिया जो गैस पाइपलाइन है वो किस देश, रूस के अलावा किस अन्य देश तक फैली हुई है? आपके विकल्प क्या हैं? फिजी, चीन, भारत, पोलैंड। पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन रूस के अलावा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? इसका आपको उत्तर देना है। विकल्प क्या है? फिजी, चीन, भारत, पोलैंड। तो प्यारे दोस्तों, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन रूस से चीन को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है, यानी कि रूस जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है? विकल्प है हवाई द्वीप, बोर्नियो द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, सुमात्रा द्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है? हवाई द्वीप, बोर्नियो द्वीप, न्यू गिनी द्वीप, सुमात्रा द्वीप। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊँचा द्वीप है? तो विश्व का सबसे ऊँचा द्वीप न्यू गिनी है। प्यारे दोस्तों, कौन सा है? न्यू गिनी। विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप न्यू गिनी है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। न्यू गिनी द्वीप पर स्थित ऊचंग जया विश्व में किसी द्वीप पर स्थित सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों, न्यू गिनी द्वीप पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी याद रखिएगा, पूजंग, माफ कीजिए, पूचंग नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची द्वीप कौन सा है? तो ये न्यू गिनी द्वीप है। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और न्यू गिनी पर स्थित चोटी कौन सी है? तो ये पूचंग है। कौन सी दोस्तों? पूचंग। पूचंग जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4884 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है थाईलैंड की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर। क्या कह रहा है कि थाईलैंड की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? लाल सागर का, दक्षिण चीन सागर का, भूमध्य सागर का या फिर कैस्पियन सागर का। तो प्यारे दोस्तों, थाईलैंड की जो खाड़ी है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। याद रखिएगा, ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? तो ये दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, थाईलैंड की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? तो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है कौन से ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बनाते हैं? कौन से ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बनाते हैं? विकल्प है बियाफो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। तीसरा कह रहा है हिस्पर ग्लेशियर और फेंडचेंको ग्लेशियर
और डी विकल्प कह रहा है बियाफो ग्लेशियर और फेंड चेंको ग्लेशियर। तो कौन से ग्लेशियर है जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बनाता है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये जितने भी वीडियो आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी आपकी अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। तो हम इसी तरह प्रयास में लगे रहेंगे दोस्तों, बस आपका प्यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कौन से ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बनाते हैं? तो दुनिया में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बियाफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई लगभग 114 किलोमीटर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बियाफो और हिस्पर। दोस्तों ये बियाफो नहीं, यहाँ पे हिस्पर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हिस्पर होगा, ठीक है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 114 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो कांगो नदी मान लीजिए, या कांगो घाटी की बात कर लें, तो कांगो नदी और उसकी घाटी ये मध्य अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका। यहाँ पे ऑप्शन अफ्रीका दे रहा है, तो हम अफ्रीका को सही उत्तर लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो कांगो घाटी आपके मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। बात समझ रहे दोस्तों? आगे यहाँ से प्रश्न क्या देखा कि कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? बहुत आसान उत्तर है, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। किस ग्रह को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। विकल्प क्या है? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो आपको बता दूं, यूरेनस का रंग जो है वो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हल्का हरा नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, यूरेनस। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हरा किस गैस के कारण? तो ये मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये मीथेन गैस के कारण नीला हरा दिखाई देता है, मीथेन गैस के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसका सूर्य के साथ केंद्र सूर्य के आयतन से बाहर है? बहुत प्रश्न समझ में आया। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसका सूर्य के साथ केंद्र जो है वो सूर्य के आयतन से बाहर होता है? विकल्प कह रहा है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। तो आपको बता दूं कि बृहस्पति का द्रव्यमान इतना अधिक है कि सूर्य बृहस्पति प्रणाली का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण केंद्र सूर्य के बाहर स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली परत कौन सी है? भूपर्पटी, मेंटल, आंतरिक कोर या फिर बाहरी कोर? पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली परत कौन सी है? भूप्रपर्टी, मेंटल, आंतरिक कोर या फिर बाहरी कोर? तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रपर्टी सबसे बाहर स्थित होती है और इसकी मोटाई अन्य परतों की तुलना में सबसे कम होती है। तो क्या हो जाएगा, भूप्रपर्टी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय भूप्रपर्टी मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो महासागरीय भूप्रपर्टी की बात कर लें तो मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। तो ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट चट्टानों से नहीं, बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है। याद रखिएगा, किससे बना होता है? तो ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है, ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है। दूसरी बात करें कि महाद्वीपीय भूप्रपर्टी बेलास्टिक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्यों ग्रेनाइट चट्टान होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा,
ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा दोनों ही गलत है, ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बॉडी वेव है? प्राथमिक तरंग, लव तरंग, रेले तरंग या फिर लैम्बे तरंग? समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बॉडी वेव है? प्राथमिक तरंग, लव तरंग, रेले तरंग या फिर लैम्ब तरंग? प्यारे दोस्तों, अगर हम भूकंप तरंगें में दो प्रकार की होती है बॉडी वेव। बॉडी वेव पृथ्वी के भीतर जो चलती है यानी पी वेव और एस वेव। ठीक है दोस्तों, और सरफेस तरंग पृथ्वी की सतह पर चलती है लव वेव और रैले हाई वेव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक बॉडी वेव है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्राथमिक वेव। क्या हो जाएगा? प्राथमिक वेव यानी कि प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्राथमिक वेव में कौन कौन से आते हैं प्यारे दोस्तों? तो लव आते हैं और रेले हाई आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? रेले आता है। ठीक है, लव और रेले, इसलिए प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लंज होल किस प्रकार का भू आकृति है? प्लंज होल किस प्रकार की भू आकृति है? पवन की अपरदनात्मक भू आकृति, नदी की अपरदनात्मक भू आकृति, ग्लेशियरों की अपरदनात्मक भू आकृति, पवन की निक्षेपणात्मक भू आकृति। ठीक है दोस्तों, पवन की अपरदनात्मक भू आकृति, नदी की अपरदनात्मक भू आकृति, ग्लेशियरों की अपरदनात्मक भू आकृति या फिर पवन की निक्षेपणात्मक भू आकृति? प्लंज होल की बात करें तो प्लंज होल जलप्रपात के तल पर तेज़ गति से गिरने वाले जल के अपरदन से बनती है या नदी द्वारा कटाव का परिणाम होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदी की अपरदन भू आकृति, यानी कि बी विकल्प प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पालसा लेकिन पीठ कवर के बिना? निम्नलिखित में से कौन सा पलसा है लेकिन पीठ कवर के बिना पलसा है? विकल्प आपके क्या है? पिंगो, लिथालसा, हम्माक, निवेशन, हालोज। पालसा परिगण क्षेत्र की छोटी पीठ से ढकी बर्फीली गुंबदात्मक भूमि होती है। लिथालसा क्या होता है? ये पालसा जैसी ही होती है लेकिन पीठ आवरण के बिना होती है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा पलसा है लेकिन पीठ कवर के बिना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिथालसा। लिथालसा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ढलान भू आकृतियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्यूस्टा एक पहाड़ी या रिज जिसके एक तरफ हल्की ढलान और दूसरी तरफ तीव्र ढलान हो। दूसरा शिलाश्रय किसी चट्टान या चट्टान के आधार पर उतली गुफा जैसा द्वार। तीसरा कह रहा है ग्लेन पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का एक संकीर्ण दर्रा या घाटी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें क्यूस्टा एक पहाड़ी या रिज जिसके एक तरफ हल्की ढलान और दूसरी तरफ तीव्र ढलान है, ये बिल्कुल सही है। शिलाश्रय की बात करें तो किसी चट्टान या चट्टान के आधार पर उतली गुफा जैसा द्वार होता है, तो ये भी सही है। ग्लेन की बात करें तो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच एक संकीर्ण दर्रा या घाटी, तो ये भी सही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। फिर बी विकल्प में दे रहा है तो बी विकल्प आपका सही माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ढलान भू आकृतियों के युग्मों में से कौन सा सही है? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश में मोस्कीरो नदी द्वीप स्थित है? प्रश्न क्या है कि किस देश में मोस्कीरो नदी द्वीप स्थित है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। किस देश में मोस्कीरो नदी द्वीप स्थित है? ब्राज़ील, जर्मनी, स्वीडन, भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मोस्कीरो एक बड़ा नदी द्वीप है जो अमेजन नदी प्रणाली में ब्राज़ील के पारा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील के पारा। ठीक है,
पारा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पारा। ठीक है दोस्तों, राज्य में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है? अराफुरा सागर, तिमोर सागर, कोरल सागर या फिर तस्मान सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है? अराफुरा सागर, तिमोर सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित समुद्री क्षेत्र को तस्मान सागर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच क्या कहा जाता है दोस्तों? तस्मान सागर के नाम से जाना जाता है। तो आपका डी विकल्प अच्छा सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? विकल्प है युगांडा, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? युगांडा, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध युगांस रोड किस देश में स्थित है? पैराग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया। मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध युगांस रोड किस देश में स्थित है? दोस्तों, मौत की सड़क के नाम से प्रसिद्ध युगांस रोड किस देश में स्थित है? तो ये नॉर्थ युगांस रोड जो है ये बोलीविया के दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। कहाँ? बोलीविया में स्थित है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 11 बजे भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से और 8:05 पर इतिहास से संबंधित प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों ही वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। इस वक्त बहुत अच्छी सीरीज चल रही है दोस्तों। फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से इसी चैनल पर होगी, इसी समय पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।